हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं नियुक्ति आज के एपिसोड की आपकी होस्ट आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो में, जिसका नाम है द चैट रूम। यहाँ पे हम कई जाने माने इन्फ्लुएंसर्स के साथ कई सारी बातें करेंगे और कुछ ऐसी बातें भी जानने की कोशिश करेंगे जो शायद ही आपको पता हो। तो आज के हमारे गेस्ट YouTube के काफी फेमस इन्फ्लुएंसर है। He started his channel in 2016. 2018 he received silver play button. 2020 he received gold play button. और आज उनके चैनल पर 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। So please welcome Mr. योगेंद्र सैनी। सर के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। इनका मैंने नाम बोला आज पूरा कि योगेंद्र सैनी जी, लेकिन सभी लोग आपको टेक्निकल योगी के नाम से ही ज़्यादातर जानते हैं। तो मैं बता दूं कि इनका यूट्यूब पर बहुत बड़ा चैनल है, जहाँ पे ये यूट्यूब के रिलेटेड काफ़ी कंटेंट डालते रहते कि आपको यूट्यूब पे चैनल कैसे बनाना, हम मोनेटाइज कैसे कर सकते, इवन टेक्निकल रिलेटेड काफ़ी बातें चलती रहती है आपकी यूट्यूब पर। लेकिन आज सर हम अपनी टेक्निकल बातें थोड़ी साइड में रख के आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, आपकी ज़िंदगी के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। तो सर हम आपके बचपन के बारे में कुछ जानना चाहेंगे कि आपकी फैमिली कहाँ पे है, आपके पेरेंट्स, आपका बचपन कैसे गुजरा, प्लीज़ उसके बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, पहला सवाल आपने ऐसा पूछ लिया जिसके बारे में अभी तक किसी को सच में नहीं पता। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आज इस शो के माध्यम से ये सभी बातें ऑडियंस तक पहुंच सकती है। तो देखिए, मैं एक्चुअल में एक विलेज में बॉर्न हुआ था और बचपन पढ़ाई में गुजरा है। मैं पढ़ने वाला बच्चा था और ये मजबूरी भी समझ लो कि मेरे पिताजी हेडमास्टर थे। तो बचपन पूरा पढ़ाई में गुजरा। गेम वगैरह, आउटडोर गेम वगैरह हम लोग नहीं खेलते थे क्योंकि पापा अलाउ नहीं करते थे। और जब हम थोड़े बड़े हुए, मतलब 7वीं क्लास के आसपास आए, तब जाके हमें थोड़ा बहुत गेम अलाउ किया गया, वो भी सिर्फ और सिर्फ इंडोर गेम। अच्छा। वीडियो गेम्स। उस टाइम मारियो, कॉन्ट्रा वगैरह सब खेला करते थे। बाहर आप कभी खेलने ही नहीं जाते थे? नहीं, अलाउ ही नहीं था। बाहर सिर्फ एक ही काम के लिए जाते थे, स्टेज के लिए। अच्छा। पापा हेडमास्टर थे, कवि थे, तो वो कविताएं लिखते थे और मैं स्टेज पे कविताएं सुनाता था। और बात है करीब जब मैं 10 साल का हो गया था। 10 साल का जब मैं हुआ तो एक हमारे वहाँ कंपटीशन हुआ था, स्पीकर कंपटीशन, भाषण प्रतियोगिता जिसको बोलते हैं, स्कूलों में होती है। तो वहाँ पे पापा ने मुझे एक स्पीच लिख के दी थी। वो जब मैंने उसको प्रेजेंट किया तो मैंने स्कूल स्तर पे उसको विन किया, फिर तहसील स्तर पे विन किया, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी विन किया और फिर स्टेट लेवल पे भी विन किया। वाह! और तब से ये स्टेज की जर्नी स्टार्ट हुई है। काफी अच्छा सफर है, मतलब। लेकिन मैं पूछना चाहूंगी कि आपके पापा ने कभी आपको बाहर खेलने के लिए मना क्यों किया? तभी तो मतलब कबड्डी जैसे हम लोग गेम खेलते थे, बहुत ज्यादा खेलना पसंद करते थे, तो फिर आपको वो एक्सपोजर नहीं मिला कभी भी? एक्चुअली मेरे पिताजी पढ़ाई पे थोड़ा ज्यादा फोकस थे, वो चाहते थे कि पढ़े। टीचर थे तो उसकी वजह से। और उससे मुझे फायदा भी हुआ। अच्छा। मेरे पिताजी का ये मानना था कि आपको जो स्कूल से बुक्स मिल रही है वो तो आप पढ़ोगे ही, इसके अलावा एक्स्ट्रा बुक भी पढ़ो ताकि आपको नॉलेज मिले। तो मुझे आज भी याद है, मैं जब 6 साल का था तब से मैं बोध कथाएं पढ़ने लगा था, हितोपदेश की कहानियां, पंचतंत्र की कहानियां। और वो एक उस टाइम मुझे भले ही लगता था कि यार क्या पापा हमेशा बुक पढ़ लेकिन आज मुझे लगता है कि उससे बहुत नॉलेज मिली और आज भी मुझे बुक पढ़ने का बहुत बहुत शौक है और अभी भी मुझे टाइम मिलता है, मैं बुक पढ़ता हूँ। वाह! लेकिन सर आप अभी स्कूल में जाते थे तो घर से कितना दूर स्कूल था आपका? 3 किलोमीटर के आसपास स्कूल तो आप मतलब बस से जाते थे पैदल? उस जमाने में गांव में कुछ नहीं मिलता था। अच्छा, तो पैदल चले जाते थे आप दोस्तों के साथ? तो बहुत सारी कहानियां। पापा के साथ ही जाते थे। अच्छा, पापा के साथ ही? उसी स्कूल में हेडमास्टर थे। अच्छा, तो पापा के साथ ही। तो दोस्तों के साथ कभी जाना हुआ या नहीं? दोस्त बहुत कम रहे हैं मेरे लाइफ में, पता नहीं क्यों, बट कम रहे। लेकिन कोई तो किस्सा होगा आपका स्कूल का कि जो आज भी मतलब आपके पास वो एक मेमोरी है कि ये कुछ तो हुआ था स्कूल में जिसे आप आज सोचकर भी अच्छा फील होता है, नहीं? कोई ऐसी चीजें होती है बचपन की कि याद करते तो अच्छा लगता है हमें। देखिए, स्कूल की अगर बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं स्टेज पे कविता वगैरह करता था। तो स्कूल में जब 15 अगस्त होता था या 26 जनवरी होता था तो मैं 10-15 दिन पहले से तैयारी कर लेता था और मैं पापा को बोल देता था कि पापा आप कविता कोई अच्छी सी लिख के दो मुझे। और मेरी हाइट कम थी, अभी भी कमी है। तो उन दिनों ये होता था कि मैं बहुत छोटा था स्कूल में, मेरी हाइट बहुत कम थी और मैं दुबला पतला हुआ करता था। अभी कोशिश कर रहा हूँ और पतला होने के, बीच में मोटा हो गया था।
तो जब 15 अगस्त को मैं कविता सुनाता था तो मेरी जो स्पीच थी, मैं वीरस का कवि रहा हूँ, तो इतनी जबरदस्त थी कि जो हमारे टीचर्स थे ना वो भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते थे। उस टाइम मेरे को काफी सारे पारितोषिक मिलते थे, तो वो मोमेंट हमेशा मुझे याद रहेगा जब मुझे बहुत ज्यादा उस टाइम क्या था, मोमेंटों के साथ पैसे दे दिया करते थे लोग। तो बहुत सारे मेरे पास पैसे इकट्ठे हो जाते थे, तो बहुत सारे दोस्त आ जाते थे कि भाई आज तो ये पार्टी करने वाला है। तो वो मोमेंट मुझे हमेशा याद रहेगा और वो 12 तक चला। वाह, मतलब ये काफी अच्छा, मतलब ये तो ज्यादातर कविता जो आप प्रेजेंट करते थे आपके पापा ही आपको लिख के देते थे, या फिर वो जो आपको अच्छा लगने लगा कि कविता प्रेजेंट करना, तो वो खुद से ही कि पापा जब मतलब किसी बात के लिए फोर्स करते थे तो उससे फिर आपको लगा कि नहीं मैं ये भी कर सकता हूँ, कि आपको खुद से अच्छा लगता था वो कविता प्रेजेंट करना सबके सामने? देखिए पापा पहले तो उन्होंने खुद ने कहा था, उनकी आवाज थोड़ी खराब हो गई थी लास्ट टाइम। अच्छा। तो उन्होंने कहा था कि भाई आप कविता प्रेजेंट करो, लेकिन मैंने आपको बताया जब मैंने भाषण प्रतियोगिता का स्टेट लेवल जीता तो मुझे एक फील रियलाइज हुआ कि मैं कर सकता हूं, मेरे पास आने लगे कि यार भाई कुछ है बात। तो बस मुझे भी फिर शौक हो गया, और मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे जब मैं 9th क्लास में था, उसके बाद से मैंने खुद भी लिखे। वाह, तो मतलब आप खुद भी लिखते हैं? हाँ मैं लिखता हूँ। वाह, दैट इज ग्रेट। ये आपकी स्कूलिंग की बातें हुई, आपकी बचपन की बातें हुई, लेकिन इसके बाद हम कॉलेज लाइफ पर आते, तो आपने कॉलेज कहाँ से किया, आपने कौन से फील्ड से ग्रेजुएशन की? देखिए कॉलेज लाइफ वैसे तो बेसिकली कुछ रही नहीं, क्योंकि पिताजी 9th में एक्सपायर हो गए थे। और 9th के बाद की सारी पढ़ाई मैंने डिस्टेंस लर्निंग से की है। ओके। ग्रेजुएशन मैंने आर्ट से किया। फिलोसफी मेरा जो धर्म दर्शन है वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। उसके बाद मुझे इसके बारे में कुछ बताइए, मतलब ये कुछ अलग सब्जेक्ट है हमारे सबके लिए, ऑडियंस के लिए भी। एक्चुअल में क्या था कि एक बार मेरा गुरुकुल में सिलेक्शन हुआ था, हरियाणा में एक गुरुकुल है। तो वहाँ पे ऋषि मुनि पढ़ाते हैं। अच्छा। तो मैं कुछ शायद 1 साल के लिए गुरुकुल में गया था, तो वहाँ पे मैंने वेद शास्त्र ये सब बचपन में ही पढ़े, तो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट हुआ धर्म के बारे में जानने में। तो जब मैंने ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में मुझे सब्जेक्ट चुनना था, तो मैंने फिलोसफी में धर्म दर्शन चुन लिया। अच्छा। और पढ़ने का मुझे शौक था, तो मैं जो मेरा पाठ्यक्रम था उससे बाहर भी बहुत पढ़ता था। उसके बाद ह्यूमन साइकोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट हुआ, मैंने वो भी पढ़ाई की। अब ये सब करने के बाद क्या होता है कि मेरे को जॉब चाहिए थी। अब जब मैं जॉब के लिए किसी के पास जाता तो वो पूछता भाई आपने ग्रेजुएशन वगैरह किससे किया हुआ है, तो मैं बोलता भाई मैंने फिलोसफी से किया हुआ। तो कोई जॉब नहीं देता था मेरे को। वो कहता था भाई आप लेखक बनो, राइटर बनो, साहित्यकार बनो, जॉब के लिए नहीं है। तो मुझे लगा यार ये क्या हो गया, मतलब मैंने पढ़ाई नॉलेज भी काफी है बट जॉब के लिए नहीं है। उसके बाद मैं थिएटर करता था, स्टेज में शुरू से करता था, उसके बाद थिएटर में आ गया। और मैंने अपने गुरुजी से पूछा कि सर मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब मैं क्या करूँ कि मुझे जॉब मिले। तो थिएटर आपने कब शुरू किया? थिएटर मैं आपको बताता हूँ, ये 2005 में मैंने थिएटर स्टार्ट किया। तो तब आपका ग्रेजुएशन चालू था कि हो गया था, मतलब कंप्लीट? नहीं, मैं थिएटर पहले से कर रहा था, उसके 2 साल बाद मुझे ग्रेजुएशन में कुछ चुनना था। ओके। तो मैंने अपने गुरुजी से पूछा कि भाई मैं क्या लूँ, मैं तो फिलोसफी वगैरह भी कर चुका हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई आप बोलते अच्छा हो, काफी अच्छा है, तो आप एक काम करो जर्नलिज्म कर लो। उसके बाद मैंने वापस से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन किया। तो तभी कविता मतलब आप किधर प्रेजेंट करते थे, वो था चालू कि वो अभी चालू खत्म था? मैंने 2014 में ही सारा स्टेज जो है वो बंद कर दिया करना, कविता भी बंद कर दिया, थिएटर भी बंद कर दिया। 2014, 15, 16 तक मैं मीडिया में जॉब किया, क्योंकि मैंने जर्नलिज्म कर लिया था। तो मैं मीडिया में भी एक शो बनाया करता था, हमारे लोकल चैनल था, वहाँ पे मेरा एक शो आया करता था हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट पर, मैं डॉक्यूमेंट्री शूट किया करता था। 2016 में मैंने वो जॉब रिजाइन कर दी। मैं थोड़ा सा स्वाभिमानी आदमी हूँ, तो वहाँ मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंच रही थी, और वो छोड़कर मैंने 2016 में आई थिंक सितंबर अक्टूबर में मैंने जॉब रिजाइन की। 2-3 महीने मैंने थोड़ा सोचा, चिंतन किया मैं क्या करूं, और 22 दिसंबर 2016 को टेक्निकल योगी स्टार्ट हुआ। अच्छा, ओके। तो ये सभी चीजें फिर आपने पीछे छोड़ दी कि आज भी आप कविता लिखते हैं, थिएटर करना पसंद करते हैं? थिएटर करना पसंद करता हूँ, बट अब मेरे पास उतना वक्त नहीं है। अच्छा। क्योंकि थिएटर में एक बहुत बड़ी ना तपस्या चलती है। अगर मैं 1 घंटे का मुझे थिएटर करना है तो मुझे 1.5 महीने उसका रिहर्सल करना पड़ेगा। तो वो बहुत मेहनत वाला काम है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि मदर वही है, जो भी आज मैं बोल रहा हूँ, जो कुछ कर रहा हूँ, वो मिला थिएटर उसी से मिला है आपको। लेकिन कविता तो लिखते होंगे आज? हाँ, आज भी लिखता हूँ। कविता शायरी वगैरह करता हूँ। वाह। लेकिन इसके बाद मैं सर पूछना चाहूंगी कि कविता लिखते हैं आप, आपने जर्नलिज्म भी किया, आपने थिएटर भी किया, इसके बाद ट्रैवलिंग का शौक कब से चालू हुआ? देखिए ट्रैवल का शौक मेरे को शुरू से था, बचपन से ही था। अच्छा। और बचपन में भी टाइम मिलता तो मैं आसपास कहीं घूमने जाता था, क्योंकि पापा ज्यादा दूर तो भेजते नहीं होंगे। थोड़े स्ट्रिक्ट। और हम लोग सन 2000 में गांव से शहर में शिफ्ट हो गए थे।
ओके। और शहर में शिफ्ट हो गए तो मैं अलवर शिफ्ट हुआ। और सबसे पहले मैं दिल्ली घूमने आया था। उसके बाद मेरे को घूमना बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत घूमता हूँ। और अभी अगर देखा जाए तो मैं लगभग इंडिया 70% घूम चुका हूँ। वाह। और आज भी मेरे को ये लगता है, और मेरे को ये भी है कि मैं अकेला भी घूमता हूँ, और कभी कभी लगता है कि फैमिली को भी लेके जाना चाहिए, तो मैं फैमिली को भी लेके घूमता हूँ। कभी वाइफ को लेके जाता हूँ, कभी मैं अपने पूरी फैमिली को लेके जाता हूँ, कभी मदर वदर को भी लेके जाता हूँ। मतलब मेरे को लगता है कि ज्यादा जो एक्सपीरियंस मिलता है ना वो ट्रैवल से मिलता है। करेक्ट। तो आप इतना घूमते हो, मतलब आपने इंडिया में भी काफी जगह घूमे, तो कौन सी फेवरेट जगह है आपकी कि जहाँ पे जाके आपको बहुत अच्छा लगा? ये सवाल बहुत टफ है क्योंकि एक्चुअली क्या है, इंडिया में मैं आपको बताऊं, इंडिया में एक कोस्टल एरिया है। अच्छा, करेक्ट। अगर कोस्टल एरिया में कोई मुझसे पूछेगा तो मैं लक्षद्वीप प्रेफर करूंगा, वो मुझे अच्छा लगता है, बहुत क्लीन बीचेस वगैरह है वहाँ पे। अब अगर कोई मुझसे पूछेगा कि मुझे आइस या स्नो माउंटेन वगैरह देखनी है तो मैं हिमाचल प्रेफर करूंगा। और अगर मुझे रेगिस्तान देखना है तो मैं जैसलमेर जाऊंगा। तो मतलब ये मैं कह नहीं सकता कि कौन सी जगह फेवरेट है। इंडिया एक ऐसा है, मेरे को जैसा फील हुआ है कि आप हर मौसम में एक अलग डेस्टिनेशन पे जा सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हो। लेकिन अभी आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सा है, या फिर कौन सी जगह जो अभी आप एक्सप्लोर करना चाहते हो सबसे ज्यादा? अभी कोई नई डेस्टिनेशन तो नहीं है, क्योंकि अभी मैं 7 डेज बाद ही राजस्थान घूमने वाला हूँ। अच्छा। क्योंकि फिलहाल मानसून का मौसम चल रहा है, तो बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। प्लानिंग हो गई है? हाँ, प्लानिंग मैं नेक्स्ट 2 मंथ तक की प्लानिंग पहले ही करके रखता हूँ। तो अभी 7 डेज बाद मैं राजस्थान में रोड ट्रिप करने वाला हूँ। इसके बाद फिर मैं महाराष्ट्र जाने वाला हूँ। हालांकि मैं ये घूम चुका हूँ, बट मैं अपनी फैमिली के साथ जाऊंगा वापस से। तो मतलब आप ये पूरा ट्रैवल जो करते हो, तो इसकी वजह से ही आपने व्लॉगिंग चैनल भी अपना शुरू किया? रीजन क्या था उसके ब्लॉगिंग चैनल तो अभी एक तरीके से स्टार्ट किया ही नहीं। मुझे लर्निंग करना था, तो कुछ मेमोरीज के लिए मैंने वीडियोस बनाई थी और मुझे सीखना था एक्चुअल में। लेकिन हाँ, मैं ब्लॉगिंग चैनल में प्रॉपर काम इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो सिर्फ लर्निंग के लिए मैंने बनाया था। अभी मैं व्लॉगिंग चैनल काफी अच्छे आपके व्लॉग्स रहते हैं, हमने देखे। बस वो लर्निंग है। अभी मैं स्टार्ट करूंगा एक और चैनल व्लॉगिंग का, जिसमें मैं प्रॉपर व्लॉगिंग करूंगा। वाह सर, आपसे बातें करने में तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत कुछ अलग अलग चीजें सर से जानने को मिल रही है हमें। इस सब के बीच में सर हम एक छोटा सा क्विज राउंड खेलेंगे यहाँ पे, जहाँ पे मैं आपको 10 क्वेश्चंस पूछूंगी जिसके आपको सही जवाब देने होंगे। किसी किसी क्वेश्चन में ऑप्शंस भी है, तो आपके लिए तो इजी क्वेश्चन है, आप काफी घूमे हो इंडिया भी। ओके, लेट्स गो। तो आपके लिए मेरा पहला क्वेश्चन है, ये राजस्थान से ही है तो आप फटाक से आंसर कर दोगे, लेकिन आपके लिए मेरा पहला क्वेश्चन है, जैसलमेर शहर को और किस नाम से जाना जाता है? ये तो भाई मुझे भी नहीं पता। अच्छा। जैसलमेर में गया हूँ लेकिन मुझे ये नहीं पता। शायद आई थिंक जैसलमेर को शायद वहाँ पटवों की अमेली फेमस है काफी। बट मुझे एक्चुअल में नहीं पता, किसी और नाम से भी जाना जाता है। अच्छा ठीक है, तो मैं बता देती हूँ। जैसलमेर जो सिटी है उसको गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये सच में मुझे नहीं पता, क्योंकि वहाँ पे जो जैसलमेर फोर्ट है ना, उस पे जो स्टोन्स लगाए गए, सैंड स्टोन, उनका कलर थोड़ा येलो कलर है थोड़ा, तो उसके लिए फिर वो गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया उसे जाना जाता है। बट मैं ये बहुत कॉमन क्वेश्चन नहीं था, मैंने भी मतलब जोधपुर के बारे में पता है, ब्लू सिटी है, उदयपुर जिले की नगरी है, जयपुर पिंक सिटी है, बट जैसलमेर के बारे में ये फैक्ट आज तो कुछ नया जानने को मिला आपको भी। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, पुष्पा जो हिंदी मूवी अभी आई थी, तो उसमें अल्लू अर्जुन के वॉइस को हिंदी में किसने डब किया था? पुष्पा मूवी जो थी। तो आपके लिए ऑप्शंस है रणवीर सिंह, सेकंड ऑप्शन है अजय देवगन, थर्ड ऑप्शन है श्रेयस तळपदे। आई थिंक श्रेयस ने किया था। करेक्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर। आपके लिए मेरा थर्ड क्वेश्चन है, हम आपके है कौन, काफी मजेदार मूवी। हम आपके है कौन मूवी में सलमान खान के डॉग का नाम क्या था? उसमें उसका एक डॉग है। ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं ऑप्शन, मैंने मूवी नहीं देखी। अच्छा आपने, तो फिर भी गेस लगा सकते हैं आप। आपके लिए ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है ब्रूनो, सेकंड ऑप्शन है टफी, थर्ड ऑप्शन है मफी। आई थिंक ब्रूनो हो सकता है। नहीं, इसका आंसर है टफी। तो आपने ये मूवी नहीं देखी है? अरे तो आपके लिए मेरा फोर्थ क्वेश्चन है, मैं आपको एक फेमस डायलॉग इंग्लिश में बता के दिखाऊंगी, उसको आपको ट्रांसलेट करना है हिंदी में। बहुत इजी है और काफी मजेदार डायलॉग भी है, तो सुनिए। इन बिग बिग कंट्रीज सच स्मॉल स्मॉल थिंग्स कीप हैपनिंग सेनोरिटा। सेनोरिटा, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। करेक्ट, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो आपने पूरे 4 सवालों में से 2 सवालों के जवाब सही दिए हैं। तो आपके लिए मेरा फिफ्थ क्वेश्चन है, लगान फिल्म में
आमिर खान के कैरेक्टर का नाम क्या था लगान मूवी में? तो आपके लिए ऑप्शन है मेरे लिए। फर्स्ट ऑप्शन है कचरा, सेकंड ऑप्शन है लाखा, थर्ड ऑप्शन है भुवन। भुवन, करेक्ट। तो लगान फिल्म में आमिर खान के कैरेक्टर का नाम था भुवन। आपके लिए मेरे पास 6th क्वेश्चन है। महाराष्ट्र में, एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने पर्पसली डाला है, मैंने आपका इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया तो मैंने आपकी एक पिक्चर देखी, आप अभी भी महाराष्ट्र घूमने गए थे शायद, करेक्ट। तो आपके लिए 6th क्वेश्चन है। महाराष्ट्र में लोहगढ़ फोर्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? लोहगढ़ फोर्ट, करेक्ट करेक्ट, मलावली में पड़ता है। करेक्ट। तो आप अभी घूमने गए थे, यस। कोई मतलब कैसे लगा आपको? मुझे काफी अच्छा लगा। और वहाँ पे जब हम ऊपर चले जाते हैं तो जाते टाइम तो लगता है कि बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ रही है, लेकिन जब ऊपर जाते हैं तो स्काई बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल पास ही आ गया है। तो बहुत अच्छा एक पैनोरामिक व्यू आपको देखने को मिलता है। वाह। आपके लिए मेरा 7th क्वेश्चन है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ये डायलॉग कौन सी मूवी का है? ये तो कोई भी बता देगा। वो मूवी मैंने करीब 3-4 बार देखी है। देखी है? वाह। मतलब हुआ क्या था, एक बार मैंने खुद देखी और मैं उस टाइम रिलायंस में जॉब किया करता था, तो हर महीने वो मूवी दिखाते थे, तो मैंने 3 बार मेरे को यही देखने को मिली। हर बार मैं जीतता था, मूवी दिखाने जाते थे, 3 बार ओम शांति ओम ही देखी। तो आपके लिए मेरा 8th क्वेश्चन है। ठाकरे मूवी में बाला साहेब ठाकरे जी की जो पत्नी थी मीनाताई ठाकरे, उनका रोल किसने निभाया था, एक्ट्रेस? तो इसके लिए ऑप्शंस है। फर्स्ट ऑप्शन इज राधिका आप्टे, सेकंड ऑप्शन अमृता राव, थर्ड ऑप्शन सोनाली कुलकर्णी। अमृता राव, मे बी अमृता राव हो सकती है। करेक्ट करेक्ट, अमृता राव, जिन्होंने विवाह, उनकी जो मूवी थी काफी फेमस। तो ठाकरे मूवी में बाला साहेब ठाकरे जी की जो पत्नी थी मीनाताई ठाकरे, उनका रोल इन्होंने ही निभाया था। आपके लिए मेरा 9th क्वेश्चन है। ओल्डेस्ट सिटी ऑफ राजस्थान, जिसे हम हार्ट ऑफ राजस्थान के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शंस दे देती हूँ मैं आपको, जयपुर, उदयपुर या अजमेर। ओल्डेस्ट तो आई थिंक अजमेर ही होगा। अजमेर, करेक्ट, दैट इज करेक्ट, कि हार्ट ऑफ राजस्थान के नाम से हम अजमेर को भी जानते हैं। तो आपके लिए मेरा 10th क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। Who is known as the showman of Indian cinema? तो आपके लिए ऑप्शंस है ऋषि कपूर जी, सेकंड ऑप्शन है राज कपूर जी और थर्ड ऑप्शन है अमिताभ बच्चन जी। आई थिंक राज कपूर जी हो सकते हैं। करेक्ट, दैट इज करेक्ट आंसर। राज कपूर जी को उन्हें हम शोमैन ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से भी जानते हैं। तो आपने पूरे 10 सवालों में से 6 सवालों के सही जवाब दिए, इसका मतलब बॉलीवुड में काफी रुचि रखते हैं। सर के लिए तालियां तो बनती है। पर्सनल लाइफ की, आपकी ज़िंदगी के बारे में जो बातें थी हमने की, लेकिन इसके बाद हम जानना चाहेंगे आपके प्रोफेशन के बारे में, जिसके लिए आप इतने ज़्यादा फेमस हो, टेक्निकल योगी, जिसे ये चैनल काफ़ी फेमस है टेक्नोलॉजी के रिलेटेड। तो मेरा आपके लिए पहला सवाल रहेगा कि आपने ये जो चैनल खोला, इसके पीछे मोटिव क्या था, या फिर आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया कि मैं ऐसा कुछ खोलूँ या लोगों के लिए कंटेंट क्रिएट करूँ? देखिए, मीडिया से तो मैं था ही, और ये चैनल अभी मैं YouTube टिप्स अपने चैनल पे प्रोवाइड करता हूँ, बट ये चैनल इसलिए नहीं ओपन किया था मैंने। एक बार की बात है, 12th पास करने के बाद मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक का डिप्लोमा करने का सोचा। अच्छा। मैं इलेक्ट्रॉनिक के डिप्लोमा करूँ, और मेरा थ्योरी कंप्लीट हो गया था। लास्ट टाइम जब प्रैक्टिकल चल रहा था तो मुझे बहुत तेज करंट लग गया था, तो मैंने वो ड्रॉप कर दिया। मैंने अपने जो मेरे मतलब उनको उस्ताद बोलते थे हम उस वक्त, तो उनसे मैंने पूछा कि सर ये करंट तो बहुत भयंकर था, तो उन्होंने कहा भाई इस लाइन में आए तो ऐसे करंट आपको जीवन भर लगेंगे। तो मैंने कहा भाई ये मुझसे नहीं होगा, और मैंने वो डिप्लोमा वहीं ड्रॉप कर दिया। अच्छा। बट थ्योरी मेरे को काफी अच्छे से आती थी, और मैं पढ़ता रहता हूँ, बार बार पढ़ता रहता हूँ। तो मैं शायद किसी शॉप पे किसी के साथ कुछ परचेज करने गया था, तो जब मैं परचेज करने गया था इलेक्ट्रॉनिक कोई इन्वर्टर शायद परचेज करने गया था। तो सेल्समैन ने इन्वर्टर के बारे में बहुत कुछ उसको बताया कस्टमर को। अच्छा, और उस कस्टमर ने बहुत ध्यान से सुना, और उसको बार बार बता रहा था कि साइन वेव इन्वर्टर होता है, ये होता है, वो होता है, और कस्टमर ने सुना बहुत ध्यान से। तो मुझे लगा कि लोगों को जरूरत है, लोगों को ऐसी भी नॉलेज चाहिए। तो मैंने जो अपना चैनल ओपन किया था, तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में बताया था कि कैसे आप एक अच्छा वाटर पंप परचेज कर सकते हैं, कैसे आप अपने लिए एक इन्वर्टर सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप एक फ्रिज ले सकते हैं, कैसे आप एक गीजर ले सकते हैं, आपको कौन सा गीजर लेना चाहिए। ऐसे ये धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे होता रहा। फिर मैंने बाहुबली मूवी देखी थी, और उस मूवी का बहुत क्रेज था। तो मुझे लगा कि मैं लोगों को ये बताता हूँ कि भाई इस मूवी को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने बता दिया।
अब मुझे मालूम नहीं था कि भाई इस पे कॉपीराइट स्ट्राइक भी आता है। करेक्ट। तो मेरे पास आ गया कॉपीराइट स्ट्राइक। ओके। तो मैंने सोचा ये कॉपीराइट स्ट्राइक क्या चीज है, और उससे पहले कॉपीराइट स्कूल आता है। तो मैंने देखा यार कॉपीराइट स्कूल, मैंने कहा यार यूट्यूब में काम करने के लिए कोई स्कूल वगैरह करना पड़ता है क्या? तो स्टार्टिंग में एक्चुअली में कुछ पता नहीं था। तो फिर मैंने जब थोड़ा रिसर्च किया तो मेरे को पता चला कि यूट्यूब के रूल्स होते हैं। अच्छा, ओके। तो फिर मैंने उनके बारे में पढ़ना शुरू किया, क्योंकि पढ़ने का मैं शौक था मुझे। मैंने कॉपीराइट रूल्स, कम्युनिटी गाइडलाइंस रूल्स, जितनी भी पॉलिसी थी सारी पढ़ी मैंने, जितनी पॉलिसी थी सब पढ़ी। फिर भी मैंने अपने चैनल पे कुछ बदलाव नहीं किया, मेरा कंटेंट वैसे ही चलता रहा। फिर एक मुझे और यूट्यूबर मिला, उसने मुझसे पूछा कि भाई साहब मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया था, मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आया। तो मैंने उसे फटाक से सब कुछ बता दिया कि भाई ये रूल होता है, पढ़ चुका सब कुछ बता दिया। तो उन्होंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे लगा कि लोगों को इसकी भी जरूरत होती है, और तब से मैंने फिर यूट्यूब टिप्स देना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे मैं फिर अपडेट्स देने लगा। और आज मुझे यूट्यूब इंडिया ने एक वीडियो कंट्रीब्यूटर बनाया हुआ है, और अभी मैं यूट्यूब का एक ऑफिशियल वीडियो कंट्रीब्यूटर हूँ। इस सब के बीच में आप जब कंटेंट बनाते हो कोई भी टॉपिक के रिलेटेड, तो जैसे आपने अभी कहा कि आपके रियल लाइफ में जो किस्से हुए उस पे आधारित ही आपने वीडियोस बनानी शुरू की। तो कोई ऐसा पीरियड आया होगा कि जब आपको लगता है कि अभी मैं नेक्स्ट क्या बनाऊं? जैसे आपने अभी बोला कि अभी मेरा प्लान मतलब हो चुका है नेक्स्ट 20 डेज का, तो मैंने प्रायर 2 महीने का पूरा शेड्यूलिंग किया हुआ है। तो वो आप कैसे करते हो? हाँ देखिए, मैं हमेशा ट्रैवल करता हूँ और मैं वीडियो शेड्यूल करके रखता हूँ हमेशा। अच्छा। अभी भी मेरे चैनल पे करीब 15 वीडियो शेड्यूल होंगी, और हाईएस्ट मैंने 47 वीडियोज एक साथ शेड्यूल की हुई है। मतलब ये आपने रिकॉर्डेड करके शेड्यूल करके रख दिया? यस। तो अभी क्या होता है कि मैं लर्निंग एटीट्यूड वाला बंदा हूँ, और मैं अपने चैनल पे लोगों को बोलता हूँ मैं रोज सीखता हूँ और फिर आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। अब सिखा इसलिए पाता हूँ, एक तो मैं थिएटर से हूँ तो प्रेजेंटेशन शायद इसलिए अच्छी है, दूसरा मैं टीचर का बेटा हूँ तो वो खून में भी है। तो मैं जितना सीखता हूँ उतना लोगों को सिखाता हूँ। मैं रोज सीखता हूँ, रोज पढ़ता हूँ, रोज नई नई रिसर्च करता हूँ, और मेरे पास जब कंटेंट आता है मैं कभी स्क्रिप्ट नहीं बनाता, क्योंकि थिएटर से मुझे इतना कुछ मेरी कैपेसिटी बन गई है कि मैं सिर्फ पॉइंटर्स लिखता हूँ, ओनली पॉइंट्स लिखता हूँ कि मुझे 5 पॉइंट्स पे आज बात करनी है। फिर उनको आंखें बंद करके एक बार दिमाग में सोच लेता हूँ कि मुझे इस पॉइंट्स पे ये बातें करनी है। वर्ड पावर मेरी पढ़ने से ज्यादा हो गई है, काफी वर्ड पावर आ गई। तो बस पॉइंट्स एक बार क्लियर हुए, कैमरा हुआ, एक बार 1 टेक में पूरा वीडियो क्लियर। तो मैंने एक दिन में 7-8 वीडियो भी बनाए हुए हैं। बाप रे, मतलब कितने घंटे में हो गया वो काम? बस जितना उस वीडियो को बनाने में, जैसे 10 मिनट का वीडियो है तो मैक्सिमम 11 मिनट में वो शूट हो जाएगा कंप्लीट। हाँ, एक टेक में बना देता हूँ। तो एडिटिंग में भी बहुत कम टाइम लगता होगा? एडिटिंग पहले मैं खुद करता था, अभी मेरे पास टीम है। अच्छा, ओके। तो आप जब भी वीडियोस बनाते हो तो कोई तो ऐसा मतलब कभी तो ऐसा हुआ होगा कि आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आई होगी किसी वीडियोस में। कभी कभी हम लोग के ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होता, कभी वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो तब माइंडसेट कैसे रहता है? क्योंकि हम इतने मेहनत से कोई वीडियो बनाते हैं और उसके एंड में फिर उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता, तो उस चीज को आप कैसे टैकल करते हो? खुद को कैसे मोटिवेट करते हो नेक्स्ट वीडियो के लिए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं हमेशा मोटिवेट ही रहता हूँ। और यूट्यूब में अभी इतने टाइम से मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को एक चीज समझ में आ गई है। हाँ। और यूट्यूब में नहीं, लाइफ में भी अप एंड डाउन चलते रहते हैं, हमें नॉर्मल रहना चाहिए। जब लगे कि बहुत ज्यादा अप चल रहा है तो बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, और जब लगे कि डाउन चला तो बहुत ज्यादा सैड नहीं होना चाहिए। जब आप बैलेंस में रहते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और डिफिकल्टीज मेरे को आज तक कभी किसी वीडियो में बनाने में नहीं आई, और कभी मेरे को कंटेंट नहीं भी मिलता तो मैं कमेंट्स रीड करता हूँ, वहां से मुझे लोगों की क्वेरी पता चलती है। मेरा तो काम है लोगों की क्वेरी सॉल्व करना। एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और माइक बंद था। और वो वीडियो मैंने देखा भी नहीं, मैंने रिकॉर्ड करके कंप्यूटर में डाल दिया। अब मुझे कहीं ट्रैवल करने जाना था और उस दिन शायद 3 वीडियो के साथ ऐसा हुआ। अच्छा। और 3 वीडियो जब मैंने देखा कि चलो मैं एडिट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे कल तो जाना है, तो 3 वीडियो एडिट करके मैं 3 दिन के लिए जाना था मुझे। अच्छा। और 3 दिन के लिए मुझे शेड्यूल करना था। तो तीनों वीडियो में ऑडियो नहीं था, तो ओवरनाइट मैंने वापस से तीनों वीडियो शूट करी, रिकॉर्ड करके एडिट करके डाली, उसके बाद ट्रैवल करने गया। इसको बोलते हैं हार्ड वर्क। अगर कोई चीज सच्चे दिल से चाहो तो मतलब करने के लिए हमको कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, हम कर ही लेते हैं वो चीज, कुछ भी हो जाए। मुझे लगता है कि कभी कभी भगवान हमारा एग्जाम लेता है और वो देखता है कि एग्जाम में पास होगा तो इसे अगला कुछ मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो जब भी मुझे कोई डिफिकल्टी आती है मुझे लगता है मेरा एग्जाम लिया जा रहा है। काफी अच्छा अप्रोच है ये जिंदगी की तरफ देखने के लिए। तो सर, आपका करियर काफ़ी अच्छा रहा है, आपका चैनल भी आज बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है,
तो इसके बीच में मैं सर पूछना चाहूंगी कि आप इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कैसे करते हो? हमारी ऑडियंस के लिए प्लीज बता दीजिए कि आपका प्लानिंग कैसे रहता है, आप कहाँ इन्वेस्ट करते हो? बिल्कुल, देखिए इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि लाइफ में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। अब अगर मान लो आपके अप्स चल रहे हैं और बहुत सारा पैसा आप कमा रहे हो, लेकिन आप सेविंग नहीं कर रहे, बचा नहीं रहे पैसे को, तो जब डाउन आएगा तो वही लोग मजाक उड़ाएंगे आपकी, जिनको आप बता रहे हो कि मैं इतना कमा रहा हूँ, आप जहाँ शो ऑफ कर रहे हो, सब कुछ करो। अब इसके लिए हम क्या करें? तो इसके लिए सीधी सी बात है, जब आपके दिन बहुत अच्छे चल रहे हैं, आप बहुत अच्छे कमा रहे हो, तो उस वक्त पैसे को इन्वेस्ट कर दो। क्योंकि पैसे को अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो फिर आपको जब डाउन आपके लाइफ में आएंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। अब मेरी अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मैं बहुत सिक्योर इन्वेस्टमेंट में यकीन करता हूँ, और मैं हमेशा लैंड बाय कर लेता हूँ। अच्छा, प्रॉपर्टी? मैं प्रॉपर्टी सिर्फ लैंड बाय करता हूँ, ओनली लैंड बाय करता हूँ, उसको रखता हूँ और फिर उसको बाद में सेल आउट कर देता हूँ। और मैंने तो ये भी सोचा है कि मेरे को एक चीज और भी समझ में आती है कि मैं अकेले अपनी बात करूं तो मैं फिलॉसफी से पढ़ा हुआ हूं, तो वो चीजों पे मेरे को यकीन है कि आदमी को एक ही रूम में रहना है और 2 ही रोटी खानी है और जिंदगी गुजारनी है। तो इस पैसे का हम करेंगे भी क्या? पैसा इंसान खा भी नहीं सकता, तो पैसे की जमीन आप बाय कर लो, जहां आपको लैंड मिले आप बाय कर लो। लैंड की कीमत हमेशा बढ़ती रहेगी। क्यों बढ़ेगी? उसका रीजन मैं बताया, तो मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन स्टॉक मार्केट की एक तो मुझे नॉलेज नहीं है, वो मुझे लेनी पड़ेगी, और वहां पे मुझे पता है कि पैसा रिस्क में है। मैं अगर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करूंगा, वहां भी मुझे पता है रिस्क में, और वो मुझे नहीं आता। लैंड एक ऐसी चीज है कि पॉपुलेशन हमेशा बढ़ती रहेगी और लैंड हमेशा प्राइस हाइक करते रहेंगे। जब जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, लैंड की जरूरत पड़ेगी और प्राइस हाइक होगी, तो मैं जब भी मेरे को पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं लैंड बाय कर लेता हूँ। तो सर अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में ही करना पसंद करते हैं। सर ने तो अपनी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में कर ली है। हमेशा से ही रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को सबसे सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट माना गया है। अगर आप भी मुंबई में जमीन खरीदकर एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो माय भूमि के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर कॉल कीजिए। इनकी मदद से आप मुंबई में बनने वाले नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 1000 स्क्वायर फीट की जमीन मात्र 2 लाख रुपए में खरीद सकते हैं। यही जमीन आप 25,000 रुपए प्रति माह के इजी EMIs पर भी खरीद सकते हैं। आपसे बातें करके बहुत अच्छा लग रहा है, काफी बातें जानने को मिली। मतलब टेक्निकल नॉलेज के बारे में तो हमको पता ही है कि योगी जी कितने एक्सपर्ट है, लेकिन आपका ट्रैवलिंग, आपकी व्लॉगिंग, आपका बॉलीवुड सबके बारे में काफी कुछ जानने को मिला। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर हमारे ऑडियंस जो कोई अभी चैनल शुरू करना चाहते हैं या फिर कुछ भी मीडिया के रिलेटेड कुछ स्टार्टअप या कुछ भी करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? देखिए, YouTube चैनल, मैं तो ये कहता हूँ YouTube पैसे का पेड़ है, लेकिन वो पेड़ आप बड़ा कैसे करोगे ये आपको आना चाहिए। क्योंकि अगर आप पौधा लगा दोगे और पौधे का आप केयर नहीं करोगे तो कोई मवेशी आएगा उसे खा के चला जाएगा और आप देखते रह जाओगे। तो उसको आपको प्रॉपर केयर करना पड़ेगा। यहाँ पे जब भी अब कोई नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने की सोचता है तो मेरा फर्स्ट जो उसको कहना होता है वो ये होता है कि आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट बाद में करना, पहले आप ये सोचो कि आप किन लोगों के लिए स्टार्ट कर रहे हो। अगर आपको पहले से ये पता होगा कि मेरी ऑडियंस ये होगी, मैं इन लोगों के लिए काम करूंगा, तो आपको ये जानने में आसानी होगी कि ये लोग क्या चाहते होंगे और आप उसके हिसाब से अपना निश सेलेक्ट कर पाओगे। अगर एक बार आपने अपना कैटेगरी एक निश अच्छे से सेलेक्ट नहीं किया, फिर आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि इतनी नॉलेज सबको होती है, हर टॉपिक पर 10-15 आइडियाज हर किसी के दिमाग में होते हैं। मैं आज किसी भी टॉपिक पे अगर चैनल स्टार्ट करूंगा 10-15 आइडिया तो होंगे, लेकिन 15 दिन के बाद क्या करूंगा? यूट्यूब हमें हमेशा करना है, तो एक ऐसा निश सेलेक्ट करें जिसपे हम सस्टेनेबल तरीके से काम कर पाए। बस ये मेरा सबसे पहले, अगर ये आपने सीख लिया कि मेरी ऑडियंस ये है, मैं उनको चाहते हैं वो ऑडियंस, ये मुझे डिलीवर करना है और ये मैं भी पसंद करता हूँ, मेरा भी इंटरेस्ट है। क्योंकि कई बार क्या होता है, पूरी नॉलेज हमें नहीं होती, बट अगर हमें इंटरेस्ट हमारा पता चल गया तो हम उस चीज को ज्यादा टाइम तक लर्न कर सकते हैं। अगर किसी चीज में मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे ज्यादा दिन तक सीख नहीं सकता। तो हमेशा अपना इंटरेस्ट भी देखो और ऑडियंस को पहचानो। अपना निश सेलेक्ट करने से पहले ही सोचो कि मैं इस पे अगले 5 साल तक कंटिन्यू वीडियो बना सकता हूँ। ये अगर आपको एक बार क्लियर हो गया, मतलब फर्स्ट स्टेप क्लियर, उसके बाद बस आपको कंसिस्टेंट रहना है, मोर कंसिस्टेंट, और फिर क्वालिटीज भी आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। अब ऐसा होगा स्टार्टिंग में व्यूज आपको नहीं आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टार्टिंग में कोई किसी को नहीं जानता है। तो हमेशा मैंने ये देखा है कि आप कुछ भी करो लाइफ में, शुरुआत तो जीरो से ही करनी पड़ेगी। जब आप इस चीज को लेके चलते हो तो आप हमेशा चलते रहोगे और बैलेंस में रहो। कोई वीडियो एक वायरल होगी, बहुत हैप्पी मत हो जाओ कि भाई मेरे तो वीडियो वायरल होगी, अब मैं बाबूजी बन गया हूं, अब मेरे को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डाउन्स भी आएगा। जब आप बैलेंस में रहोगे तो आप अच्छे से काम कर पाओगे। और यूट्यूब एक मतलब 100 मीटर की दौड़ नहीं है कि हमने स्टार्ट की और कल खत्म हो जाएगी, ये पूरा मैराथन है। तो एक
पहले मतलब चैनल बनाने से पहले सब कुछ प्लान करो। अगर आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी है, लोग कहते हैं पैसा लक से आता है, तो जब मुझे ये पता चला कि पैसा लक से आता है तो मेरा नेक्स्ट टाइम एक क्यूरियोसिटी आई कि लक कैसे आता है, फिर इस पे काम करते हैं। और मुझे पता चला कि लक हमेशा स्ट्रेटेजी से आता है। अगर आपकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, आपकी नीयत अच्छी है, अपने काम के प्रति आप ऑनेस्ट हो और आप एक परिश्रम कर रहे हो लगातार, तो आपका लक आ जाएगा और पैसा तो लक से फिर आ ही जाएगा। तो सर ने बहुत अच्छी बात कही कि लाइफ में अगर आपको कुछ भी करना है उसके लिए कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क ये कंपलसरी है, उसके बिना आप कोई भी सक्सेस पा ही नहीं सकते। और बहुत अच्छी एक बात कही, जो लोग यूट्यूब शुरू करना चाहते हैं, कोई भी चीज़, आपको अपने निश का पता होना चाहिए कि इस निश पर आप अपने वीडियोस डालोगे। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई कंटेंट है रेडी तो उसको आप प्रेजेंट कर सकते। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कंटेंट ही नहीं रहता, आज का वीडियो हमने डाल दिया, अभी 2 दिन के बाद में क्या डालूं, वो ढूंढते ही हमारे 2 दिन निकल जाते हैं। मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। एक्चुअली हमारे पास कंटेंट तब नहीं होता जब हमारा एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं है चैनल ओपन करने से पहले। हमने देखा कि एक क्रिएटर को हम पसंद करते हैं, एक दिन उस क्रिएटर ने वीडियो बनाया कि भाई मैं तो यहाँ घूम रहा हूँ, इतने बड़े क्रूज में घूम रहा हूँ, इतने पैसे खर्च कर रहा हूँ, तो उसको लगेगा कि यार ये कर सकता है तो इतने पैसे, बहुत पैसे, पैसे को देख के हम स्टार्ट करते हैं काम। हमारा स्ट्रेटेजी है नहीं, जब प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपने बनाई नहीं तो 10-15 आइडिया, मैंने पहले ही बताया, वो 15 आइडिया खत्म हो जाएंगे, कंटेंट भी खत्म। तो स्ट्रेटेजी प्रॉपर बनाओ, कभी आपको कंटेंट की कमी नहीं होगी। और मैं तो ये कहता हूं ऐसी कोई भी कैटेगरी नहीं है जिसमें कंटेंट की कभी कमी हो सकती है। आप जितना अच्छा स्ट्रेटेजी बनाओगे, जितना लर्निंग एटीट्यूड रखोगे, जितना डीप रिसर्च करोगे, कंटेंट कभी कम नहीं होगा। मैं 2000 से ज्यादा वीडियो बना चुका हूं, अभी भी मैं 1-2 महीने की वीडियो शेड्यूल करके हमेशा रखता हूं, कभी कंटेंट कम नहीं होता। तो सर ने काफी कुछ बातें हमें बताई आज, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे शो पर भी आए, तो इस शो के बारे में कुछ बताएं, आपको यहाँ आकर कैसा लगा? मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा और मतलब मुझसे ऐसी ऐसी बातें भी पूछी गई बचपन के बारे में जो किसी ने नहीं पूछी, क्योंकि लोग भी क्या है, बस ये जानना चाहते हैं कि टेक्निकल योगी आपने कैसे बनाया, आप पैसा कितना कमाते हो, आप क्या करते हो, पर उसके बैकग्राउंड की चीज कोई जानना ही नहीं चाहता। आपने पहली बार वो क्यूरियोसिटी दिखाई कि आपको बचपन की बातें जाननी थी, तो मुझे काफी अच्छा लगा। अच्छा लगा आपको? वाह, दैट इज ग्रेट। थैंक यू सो मच सर कि आज आप हमारे शो पर आए। इस मुलाकात को यादगार बनाने के लिए एनलिफ्ट की ओर से और हमारे कॉस्मेटिक पार्टनर वाइल्डली प्योर की ओर से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू सो मच टू आवर कॉस्मेटिक पार्टनर वाइल्डली प्योर। इनके सभी प्रोडक्ट्स प्राकृतिक गुणों से प्रेरित है। इन प्रोडक्ट्स में मॉइस्चर बनाए रखने के लिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों से 12 इंग्रेडिएंट्स लाए गए हैं, जिनके मिश्रण से एक ऑयल बनाकर उसको इन सभी प्रोडक्ट्स में यूज किया गया है। वाइल्डली प्योर के सभी प्रोडक्ट्स पीएच बैलेंस्ड होने के साथ साथ ही 100% वीगन एंड क्रुएल्टी फ्री है। इनके प्रोडक्ट्स का एक्सपीरियंस लेने के लिए आप उनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं और प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। इन्हें आप इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऑल द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप हमारा कूपन कोड ENWP30 यूज करते हो तो इनके सभी प्रोडक्ट्स पर आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। सो हमारा कूपन कोड जरूर इस्तेमाल कीजिए। कूपन कोड इज ऑल्सो मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो वाइल्डली प्योर के प्रोडक्ट्स को जरूर इस्तेमाल कीजिए। तो ये एपिसोड आप सभी को कैसा लगा, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अभी तक आपने अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए। तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे हम एपिसोड रिलेटेड काफी जानकारी देते रहते हैं। और हमारे इस एपिसोड को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तो हमारा नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलिएगा। Till then, take care, bye bye, have a nice day.